So we'll start with a very quick recap of last session. If you remember, last lecture में we have started with first chapter. याद है first chapter? रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन. एंड सर्कुलर मोशन में सबसे पहले वी हैव सीन डिफरेंट एंगुलर पैरामीटर्स दैट वी यूज टू स्टडी सर्कुलर मोशन. मतलब एंगुलर मोशन कौन से पैरामीटर थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. और उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स फॉर एंगुलर मोशन. v इक्वल टू यू प्लस ए टी का एंगुलर फॉर्म होता है ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का एंगुलर फॉर्म you write down as omega final equal to omega initial plus alpha t. उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. s इक्वल टू ut ऑफ ए टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 t स्क्वायर. तो दैट इज बेसिकली द आइडिया. सिर्फ लीनियर में से एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. इसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव डिराइव रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर. अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए, एस इक्वल टू आर थीटा, बी इक्वल टू ए इक्वल टू आर अल्फा. और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन. इसमें दो टाइप थे. एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड. तो हमारे पास एक पार्टिकल है which is basically performing circular motion along the circumference of circle. इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, some radius r, and we have a particle which is going around circles with constant speed. Speed constant है लेकिन velocity का direction is changing, and at every instant the direction is along tangent. तो यहाँ पे tangential velocity है, direction is along tangent. Particle कहीं पे भी हो, maybe particle is at point A or it is at some point B, but the direction of velocity is always along tangent. Magnitude is same but direction is changing. जब ऐसा होता है, in that case there is acceleration, और direction क्या होता है उसका? towards center. इस acceleration को आप लोग बोलते हो centripetal acceleration. अगर इसका इक्वेशन चाहिए इन स्केलर फॉर्म, तीन इक्वेशन थे, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर वी ओमेगा. रेडियस आप डिफाइन करते हो फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस, तो रेडियस वेक्टर आएगा फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स सरकमफरेंस. तो ये आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स सरकमफरेंस. तो माइनस आर कैप विल बी अ वेक्टर विच इज फ्रॉम सरकमफरेंस टूवर्ड्स सेंटर. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो सारे इक्वेशन वही यूज होंगे, सिर्फ विथ अ माइनस साइन, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप. आर कैप होता है आर बार, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार. या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस वी स्क्वायर बाय आर कैप. या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस वी ओमेगा आर कैप. So this was a summary of what we have done in the last session. पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था. Now we'll go ahead to the next topic and that is non-uniform circular motion, non-UCM. So next type of motion is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. In short, it is called as non-UCM. तो डेफिनेशन में सिर्फ 2 वर्ड 3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करोगे. पहले क्या बोला? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
along the circumference of circle with constant speed. आप बोलोगे with varying speed, that is the only change. With varying speed, such a motion is said to be non-uniform circular motion. तो extremely simple है. The motion of an object along the circumference of circle with varying speed, that is the only change. वहां पे आप बोलते हो with constant speed, यहाँ पे बोलते हो with varying speed, is known as तो ये जो नॉन है ये नोट्स में से मिसिंग है, गलती से वहां पे यूसीएम ही प्रिंट हो गया, तो यू हैव टू करेक्ट दिस. इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सिर्फ वो नॉन वर्ड प्रिंट नहीं हुआ. सेकेंड पेज के टॉप में, सबसे टॉप में, कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आगे नॉन लिख दो, डन. ओके, देन पिछले केस में, मतलब यूसीएम के केस में, व्हाट वाज चेंजिंग? ओनली डायरेक्शन. सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था. और जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द वेरी गुड. लेकिन जब डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज हो तो एक्सेलरेशन होता है, बट इट इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर. इट इज नॉट टुवर्ड्स टेंजेंट, इट इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर. तो बीच में कहीं है, वो मैं बताऊंगा कहां पे है. इन पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग इज ट्रू. मतलब यहाँ पे बेसिकली कुछ 3-4 चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए. नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? टेंजेंट. तो नॉन यूसीएम में भी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है टेंजेंशियल. So there is no change in direction. Direction still remains same, right? तो याद रखना, change होगा speed. Direction is always same. UCM में भी tangential और non UCM में भी tangential. तो in particular, the velocity is along tangent. पिछले केस में क्या कांस्टेंट था? दोनों स्पीड, लीनियर स्पीड भी और एंगुलर स्पीड भी. यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट नहीं है. सो बोथ लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स आर नॉट कांस्टेंट. पिछले केस में क्योंकि लीनियर स्पीड कांस्टेंट था, मतलब एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट था. ऐसा क्यों? क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा आपने ही बताया. अगर ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है ना. फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रेडियस का भी चेंज होता है क्या? तो रेडियस तो कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर. कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, राइट? थोड़ा सा गर्ल्स में से एक बेंच यहाँ पे खाली है, एक वहां खाली है. एक एक शिफ्ट हो जाओ, इनके लिए जगह कर दो. थैंक यू. वन कैन सिट हियर, वन कैन गो देयर. ऑल राइट. तो a इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा इज v बाय आर. कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो रिमेंबर दिस. लेकिन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ नॉन यूसीएम, क्या क्या चेंज होगा? लीनियर स्पीड चेंज हो तो क्या चेंज होगा? और जब स्पीड चेंज हो तो क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट 0. पिछले केस में एंगुलर एक्सेलरेशन वाज 0. इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इज नॉट 0. So in this case, angular acceleration
एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। सिंपल, यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। इंटरेस्टिंगली फोर्थ पॉइंट मैंने अभी बताया, एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर। सो इन दिस केस acceleration is not towards center, is not towards center। और जब ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, एक टुवर्ड्स सेंटर, एक अलोंग टेंजेंट। तो एक रेडियल कंपोनेंट बनेगा, एक टेंजेंशियल। तो अगर मैं वापस से सर्कुलर मोशन दिखाता हूं, बट ऑफ कोर्स दिस टाइम ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस केस में व्हाट यू हैव इज, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर नहीं है, वो टुवर्ड्स टैंजेंट भी नहीं है, वो कहाँ पे है? इन बिटवीन। इट इज इन बिटवीन बोथ। तो जब ऐसा हो, व्हेन यू हैव सच थिंग, तो दो कंपोनेंट होते हैं। ये है एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखना रिजल्टेंट। ये है रेडियल, जिसको आप सेंट्रीपिटल भी बोलते हो, यू कैन आल्सो कॉल दिस एज रेडियल। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। और टेंजेंशियल क्यों आता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। मैं वापस बता रहा हूं तो ध्यान दो, थोड़ा सा इजी टॉपिक है। यूसीएम में क्या कांस्टेंट था? स्पीड। क्या चेंज हो रहा था? और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या था? टेंजेंशियल था, राइट। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स सेंटर। मतलब व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस, जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, ओनली डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स। मतलब एक्सेलरेशन कौन सा? रेडियल, इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो जब स्पीड भी चेंज हो तो दो एक्सेलरेशन आएंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, साथ में क्या चेंज हो रहा है? तो डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन कौन सा? रेडियल। स्पीड चेंज की वजह से कौन सा? वापस एक बार बताओ। ओनली if we have uniform circular motion, which means only direction is changing, where is acceleration? तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। नॉन यूसीएम में व्हाट इज चेंजिंग? स्पीड एज वेल एज। तो चेंज इन डायरेक्शन से कौन सा आया? तो चेंज इन स्पीड से कौन सा आएगा? दैट इज द आइडिया हियर। So in this case, acceleration is not towards center. Therefore, it can be split up into two components. Split it up into two components. तो कौन से दो कंपोनेंट? नंबर वन, AR क्या है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हो। और ये कहां से आया? चेंज इन डायरेक्शन से। नंबर टू, टेंजेंशियल, ये कहां से आया? चेंज इन स्पीड। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद है 11th का वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो व्हाट इज रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो a है, ये किसका रिजल्टेंट है? AR और, लेकिन AR और AT दे आर, therefore resultant acceleration A is equal to under root of AR square plus AT square। डन। तो अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो जस्ट टेक अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये थ्योरेटिकली बहुत इजी है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप देखोगे जेईई नीट के क्वेश्चंस में, दे विल टेल यू फाइंड आउट एंगल। आपको पूछेंगे बताओ एक्सेलरेशन में और रेडियस वेक्टर में एंगल कितना। आपको बोलेंगे बताओ वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में एंगल कितना। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। और एक्सेलरेशन इज
not along tangent, not along radius. So they will ask you to find out such angles. तो पूछेंगे बताओ थीटा, तो ये काम में आएगा तब, तो ये याद रखना. तो इन जनरल इन नॉन यूसीएम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1 अभी लिखा था, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है टेंजेंट. Acceleration is not zero and acceleration is not pointing towards. Hence you can do 2 components. One is, other is, what is resultant? Under root of AR square plus. Very good. तो अगर आपको एक्सेलरेशन दोनों समझे है अच्छे से, तो नाउ यू कैन टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है. तो आई विल फर्स्ट गो थ्रू सम बेसिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड और बाद में हम स्टार्ट करेंगे. तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं देखते हैं दोनों. ये एक्चुअली आपने 11 में ही कवर कर लिया था, बट आई विल रिवाइज. सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये क्या है देखते हैं. इन अ वाइल वी विल सी. लेकिन सबसे पहले, डू यू नो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. मतलब सिंपल भाषा में, वो हाईफाई लैंग्वेज छोड़ दो, थोड़ा सा ग्राउंड पे आएंगे. सिंपल भाषा में, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. वो मूव हो रहा है विद सम स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो होता रहेगा. ना उसका स्पीड चेंज होगा ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा. कब तक? जब तक आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक. सिंपल. ऑब्जेक्ट रखा है, इज नॉट मूविंग. अनलेस मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. दैट इज द आइडिया. तो अगर हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? F इक्वल टू ma. वो उसका रिजल्ट है. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है. देखो फर्स्ट लॉ ने आपको क्या बताया, जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक देयर इज नो चेंज इन द स्टेट. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा. मतलब वेलोसिटी कितना? 0. अब इमेजिन मैंने एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? It will start moving. मतलब velocity is not 0. Very good. Velocity is not 0. Velocity 0 नहीं तो momentum भी 0 नहीं. What is momentum? तो पहले momentum कितना था? अब कितना है? नॉन जीरो. देखो अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं. वी विल स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है. I have an object at rest. Fine. Initial velocity is 0. Initial momentum is also 0 क्योंकि momentum is mass into speed. Velocity मतलब 0. जैसे ही हमने इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, क्योंकि अगर मैं ऐसा दिखाता हूं तो बैलेंस फोर्सेस है, तो बैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं? कैंसल करते हैं. जैसे ही मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. तो जैसे ये मूव होगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है. अब तो फाइनल वेलोसिटी इज नॉट 0. तो v इज नॉट इक्वल टू 0. तो फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू. तो क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ, सही है. लेकिन वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. तुम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स यू दैट फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहां तक समझ में आया कि शुड आई रिपीट अगेन? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वेलोसिटी कितना था? 0. मोमेंटम कितना था? आपने क्या किया? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, बॉडी स्टार्टेड मूविंग. तो जब बॉडी मूव होगा तो वेलोसिटी 0 है क्या? मोमेंटम 0 है. तो मोमेंटम चेंज हो गया. यस. एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? दैट इज फोर्स. डन. और अल्सो ऐसा लिखा होता है बुक में
एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है तो फोर्स भी क्या है। और अगर आपको याद होगा कल ही मैंने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बार इक्वल टू एन बी बार, डायरेक्शन इज सेम। तो dp बार बाय dt इक्वल टू f, मतलब डायरेक्शन इज सेम, मतलब जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स का है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सब लिखा होता है उसमें। क्या लिखा होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। फिर यहां से F इक्वल टू एम ए बना सकते हो। कैसे? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं अभी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा नहीं, आई डोंट नीड वेक्टर फॉर द टाइम बिंग। फिर मोमेंटम को लिखोगे m इंटू। अब एक ऑब्जेक्ट जब मूव होगा तो उसका मास नॉर्मली चेंज नहीं होता है। नॉर्मली, नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका भी एग्जाम्पल है रॉकेट। रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो मास चेंज होता है उसका। क्यों? क्योंकि वो फ्यूल बर्न करता है, और फ्यूल बर्न करता है तो गैस को इजेक्ट करता है, तो वहां पे मास इज चेंजिंग। लेकिन इमेजिन एज अ बॉल, फुटबॉल को आपने हाथ मार दिया, फुटबॉल इज मूविंग, तो मूव होते होते ऐसा तो नहीं हुआ ना उसका मास कम हो गया। तो आइडियली मास क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टू डेरिवेटिव के, तो F इक्वल टू एम डीवी बाय, व्हाट इज डीवी बाय dt? तो F इक्वल टू, बराबर। यहाँ तक क्लियर? ये 11th का है, 12th के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक ही रिलेशन है क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को डिफाइन करना है। तो ये क्यों बताना पड़ता है पहले। द आइडिया हियर इज F इक्वल टू एम ए, दिस इज टेलिंग यू समथिंग। कैन यू गेस क्या बता रहा है ये क्वेश्चन आपको? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, लेकिन समझा क्या आपको इसमें से? क्या समझ? चलो वो भी ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड फोर्स इज सेम, दैट इज ओके। एग्जैक्टली, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां फोर्स होना ही चाहिए। विदाउट फोर्स यू कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। अब ये सब क्यों करना पड़ा? गोइंग बैक टू यूसीएम पहले, फिर नॉन यूसीएम। यूसीएम में आपने क्या बोला कि स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या होना? एक्सेशन। और एक्सेशन कहाँ था? टुवर्ड सेंटर। लेकिन एक्सेलरेशन बिना फोर्स के आता नहीं है। अगर एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर तो एक फोर्स भी होना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्पेसिफिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, there cannot be acceleration without force. Since in UCM there is acceleration towards, hence there should be a force towards, that is the idea. तो ये याद रखना। और वो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर को बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर जो एक्सेलरेशन था उसको क्या बोला आपने? तो टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स होगा क्या बोलोगे? डन, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड रिमेंबर ये सारा लिंक्ड है। एक दिन का भी तुमने मिस कर दिया तो अगले दिन यू विल स्ट्रगल, तो मिस मत करो। सिंपल सिंपल आइडिया है। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, there cannot be acceleration without force. There cannot be acceleration without force. Without force, थोड़ा टेक्स्ट बुक में या नोट्स में लिखने का तरीका अलग है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देयर हैज टू बी अ फोर्स इफ देयर इज एक्सेलरेशन। हाँ, तो सिंपल सी बात है, देयर कैन नॉट बी एक्सेलरेशन विदाउट फोर्स, राइट। इन यूसीएम, इन यूसीएम देयर इज acceleration towards center, and hence there must be force. There must be a force directed towards center.
directed towards center. This force is known as centripetal force. This force is known as centripetal force. And is given by, अब इसके फॉर्मूलाज को रटने की कोई जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर स्केलर फॉर्म? v स्क्वायर बाई r. वेरी गुड. और r ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा. ये क्या है? एक्सेलरेशन. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू. हाँ, तो बस मास से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया. these are the three formulas for centripetal force. खत्म. You just have to multiply with mass. Done. बन गया फॉर्मूला. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तुमको पहले से पता ही था, v स्क्वायर बाय r. तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? mv स्क्वायर बाय r. v ओमेगा फिर क्या बन जाएगा? mv ओमेगा. और क्या है आपके पास? r ओमेगा स्क्वायर. तो mr ओमेगा स्क्वायर. ये आ गया स्केलर फॉर्म. कैन यू टेल मी वेक्टर फॉर्म? डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स सेंटर, मतलब आर कैप को अपोजिट. तो डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप. तो वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त कैसे लिखोगे? माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, या फिर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, क्योंकि आर आर कैप बन जाएगा आर बार. और कैसे लिखोगे? माइनस बी ओमेगा. हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला. क्लियर? दिस इज टेलिंग यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बताता है कि जहां जहां पे सर्कुलर मोशन है वहां वहां पे कंपल्सरीली कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स. एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए. हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, डू यू हैव वेट? यस. व्हाई? ग्रेविटी. तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विच इज, उसको बोलते हो कूलम्स लॉ. तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिविंग यू सेंट्रिपिटल फोर्स. मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर है. ग्रेविटेशन तो अब भी देखा था पिछले महीने, उसमें तो डिराइव भी किया था मैंने, तभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया था आपको. तो इन दैट केस, या सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, इन दैट केस सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आया? ग्रेविटेशन से. तो वहां पे क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. सिंपल, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से 2-3 हम लेंगे आज. पर इतना याद रखना, इसके आगे जहां जहां सर्कुलर मोशन आपको दिखे वहां पे कंपल्सरीली कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल. उसके बाद एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए वापस से आपको 11th का बेसिक्स थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखे थे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. What do you mean by inertial frame of reference? उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. ओके, एनीथिंग एल्स? विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके बता देता हूँ. ये थोड़ा बुक का लैंग्वेज हाईफाई रहेगा, तो बुक में आपको ऐसा बोलेंगे, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट or which is fixed with respect to earth, or which is moving with constant velocity with respect to earth, or in which Newton's first law of motion is valid, is known as inertial or non-accelerated frame of reference. मतलब सिंपल लैंग्वेज, थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं. इमेजिन आप नीचे खड़े हो रोड साइड, एक गाड़ी खड़ी है, रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, राइट? वो गाड़ी तब तक मूव नहीं होगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन इज 0. ये तो अभी हमने देखा ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू. तो जब तक फोर्स नहीं है तब तक एक्सेलरेशन भी नहीं है, 0 एक्सेलरेशन है.
बिकॉज देर इज नो फोर्स, देर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट। आप ऑब्जर्वर थे, मतलब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, आप रेस्ट पे थे, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे था, वो गाड़ी ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जर्वर हो, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। नाउ यू स्टार्ट मूविंग, अभी आप मूव होना स्टार्ट होते हो एंड यू आर स्टिल लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट, बट यू आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपको वो ऑब्जेक्ट मतलब गाड़ी रेस्ट पे दिखेगा? नहीं, आपका जो वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी आप मेजर करोगे उस गाड़ी का, राइट। रिमेंबर अगेन, इमेजिन करो, ये सिंपल एग्जांपल है, कहीं ट्रैवल करते हो तो बस के अंदर बैठ के बाहर देखते ही हो, तो बाहर देखते हो तो क्या दिखता है आपको? लगता है कि आप नहीं मूव हो रहे हो, पेड़ पीछे जा रहा है। रियलिटी इज दैट यू आर मूविंग, राइट। आप जिस गाड़ी में हो, अगर उस गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या मेजर करोगे? 50 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? जीरो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद रेस्ट पे हो, मतलब आप खुद रेस्ट पे हो और एक ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक एक्सेलरेशन इज जीरो। आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी क्या मेजर होता है? कांस्टेंट। अगेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। मतलब ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे है जिसमें आप कंटिन्यूअसली एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। इसको क्या बोलोगे? इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आई एम लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, पेड़ है, आई एम लुकिंग एट इट, और मैं खुद भाग रहा हूं विथ इंक्रीजिंग स्पीड, और मैं उस पेड़ के स्पीड को मेजर कर रहा हूं। तो व्हाट डू आई मेजर? वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगा कि वेलोसिटी आपको चेंजिंग मिलेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड था, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट नहीं। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बताता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तक एक्सेलरेशन भी नहीं है। वो ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा नहीं, पेड़ पेड़ है, वो वहीं पे है जहां था, बट ओनली बिकॉज तुम ऑब्जर्वर हो और तुम एक्सीलरेटेड हो, और एक्सीलरेट होते होते तुम किसको देख रहे हो? पेड़ को। तो व्हाट यू मेजर इज, यू फील दैट दैट ट्री इज एक्सीलरेटिंग। वो पेड़ एक्सीलरेट हुआ नहीं, लेकिन आपने मेजर किया, फिर गलती किसकी? न तुम्हारी ना उसकी, गलती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं, पेड़ पे किसने फोर्स लगाया? धक्का दिया उसको? नहीं, फिर भी तुमने क्या मेजर किया? एक्सेलरेशन। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑब्जर्वर वाज नॉट एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर वाज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। आइडिया क्लियर है? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये काम में आएगा। तो आइडिया ये है, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक को आप बोलते हो इनर्शियल, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको क्या बोलते हो? इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड। इसमें कौन सा लॉ वैलिड होता है? न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब तक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्सेलरेटेड, मतलब क्या? नॉन इनर्शियल। इसमें अगर आप बैठ के मेजरमेंट कर रहे हो, इवन दो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन आप मेजर करोगे उसका एक्सेलरेशन, यू विल स्टिल सी कि अब वेलोसिटी 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्चुअली ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, बट यू स्टिल मेजर वेलोसिटी इज चेंजिंग ओनली बिकॉज तुम खुद जो ऑब्जर्व कर रहे हो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? नॉन इनर्शियल, मतलब एक्सेलरेटेड। लेकिन न्यूटन्स लॉ क्या बताता है? जब तक फोर्स नहीं तब तक क्या नहीं है? यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यहाँ तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग नहीं रहा था, फिर भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। बराबर? क्लियर? गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी था और नोट्स में भी दिया था मैंने 11वीं के। मैंने बताया था आपको, चलती बस में बैठे हो, बस ने ब्रेक मारा, व्हाट यू फील इज फॉरवर्ड पुश। किसी ने धक्का दिया, फिर भी यू फील फॉरवर्ड पुश। गाड़ी ने राइट टर्न मारा, यू फील पुश टुवर्ड्स लेफ्ट। गाड़ी ने लेफ्ट टर्न मारा, यू फील पुश टुवर्ड्स। So in all these cases, there is no force acting on you, but you still feel a force. वो force होता है pseudo force.
सूडो फोर्स मतलब फेक फोर्स, किसने धक्का दिया नहीं फिर भी लगता है कि धक्का दिया किसी ने। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक क्लियर? अगर ये 11 का पता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। सी व्हाट इज हैपनिंग, इवन दो मोशन भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक एक्सेलरेशन था। कौन सा? सेंट्रीपिटल। तो फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया? एक्सेलरेटेड, मतलब नॉन इनर्शियल। बराबर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड होता है क्या? तो वैलिड करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स का टर्म लिखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हो? एग्जैक्टली ये सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स which is introduced to make Newton's laws of motion valid in inertial, non-inertial frame of reference. ये this is important. Clear? तो वो सब जो थ्योरी मैंने बताया वो थ्योरी है नोट्स में, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्यों आया वो समझ लो। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, इवन इन द केस ऑफ यूसीएम, नॉन यूसीएम में तो होगा ही, क्योंकि नॉन यूसीएम में तो वैसे भी स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हुआ तो वैसे भी एक्सेलरेशन होता ही है, लेकिन इवन इन द केस ऑफ यूसीएम व्हाट वाज हैपनिंग इज स्पीड भले ही कांस्टेंट था, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर, और ये मोशन कौन सा बन गया फिर? एक्सेलरेटेड। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं क्या? तो वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सूडो फोर्स मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? डन। तो इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन नटशेल, इन शॉर्ट, centrifugal force is centrifugal force is a pseudo force which is imagined in order to make, किसको वैलिड बनाना है? in order to make Newton's laws of motion valid in which frame of reference? in non inertial, और नॉन इनर्शियल कौन सा होता है? एक्सेलरेटेड, इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता ये है कि वैलिड करना ही क्यों है, क्योंकि तुम मोशन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन लॉ ही यूज कर सकते हो, चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हो या फिर नॉन एक्सेलरेटेड। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मैंने बहुत पूछा फोर्स बताओ, तो पहला ही आप बोलोगे एम ए। इफ आई आस्क यू व्हाट इज फोर्स? डीपी बाई डी टी और एम ए। ये कहाँ से आया? न्यूटन लॉ। तो मोशन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या यूज करते हो? तो न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं होगा तो सॉल्व क्या करोगे फिर? तो यू आर सपोज टू फर्स्ट मेक इट वैलिड। बराबर। तो centrifugal force is a pseudo force which is imagined in order to make Newton's laws of motion valid in frame. Number 2, it is a force which is directed from centripetal। कहां से कहां था? तो ये क्या है? तो is a force which is directed from center towards circumference, और इंटरेस्टिंगली ये जो फोर्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर आप स्केलर फॉर्म लिख रहे हो तो वो फॉर्मूला सेम ही बनेगा। तो इन स्केलर फॉर्म centrifugal force is given by, जो सेंट्रीपिटल था वही सेंट्रीफ्यूगल है, v स्क्वायर बाय आर एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर एंड एम वी ओमेगा। सिर्फ वेक्टर नोटेशन में चेंज है।
कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज? डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स सरकमफरेंस, मतलब माइनस साइन नहीं आएगा इन शॉर्ट. तो in vector form centrifugal force is mv square by r cap m omega square r bar, क्योंकि r cap is r bar और ओमेगा r cap. दैट इज द आइडिया. तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, ये एक्सेलरेटेड होता है. मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? एक्सेलरेटेड. मतलब कौन सा है? नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते, क्योंकि न्यूटन लॉ का सीधा सीधा बोलना है जब तक फोर्स नहीं तब तक एक्सेशन नहीं है. अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो एक ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फोर्स उस पर लगाया नहीं, लेकिन फिर भी क्या मिला? एक्सेलरेशन. तो वो गलत रीडिंग है. उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा फोर्स इमेजिन करोगे. उस एक्स्ट्रा फोर्स को क्या बोलते हो? एंड ऑफ द स्टोरी. एंड दैट pseudo force in circular motion is called as done. Magnitude wise it is same compared to centripetal force. Direction wise it is opposite. और आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है, उसका जो ड्रायर होता है, उसका साइंटिफिक नेम है सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज क्यों? यही काम करता है. कपड़े डालते हो गीले, और उस टब में छोटे छोटे होल्स होते हैं. जैसे मशीन चालू किया, ऑल द क्लोथ्स आर थ्रोन अवे. राइट? थ्रोन अवे. अवे मतलब सेंटर से बाहर की तरफ. सेंटर से, तो इसलिए तो बोला ना, सेंटर से बाहर की तरफ. राइट? सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स कौन सा होता है? इसलिए उस मशीन को क्या बोलते हो? सेंट्रीफ्यूज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज. और छोटे छोटे होल से पानी विल बी ड्रेन्ड आउट. बड़ा कर दिया तो कपड़ा भी गया अंदर. इट हैपन समटाइम्स. मेरे साथ हुआ था प्रैक्टिकली. ज्यादा फुल कर दिया उसको, देन आई लॉस्ट माई शर्ट. तो 2 साल के बाद मशीन खराब हुआ, तो जब मशीन खुला तो अंदर से बाहर आया. तो तब समझ में आया कि अरे, दैट इज समथिंग यू शुड नॉट ओवरलोड. तो ढूंढते रह जाओगे. चलो, डजंट मैटर. अभी अगला टॉपिक. हाँ, वेरी गुड. फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अल्टीमेटली द पॉइंट हियर इज, फिजिक्स में एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है, क्यों पढ़ रहे हैं. मैथ्स का इससे ज्यादा प्रॉब्लम है. इंटीग्रेशन कहाँ काम में आएगा, डेरिवेटिव कहाँ काम में आएगा, वो तो समझ में आएगा. फिजिक्स में एप्लीकेशंस अगर नहीं समझ में आए तो टॉपिक याद नहीं रहता. तो 12th थोड़ा सा अलग है 11th के कंपैरिजन में. अच्छा स्ट्रक्चर है, सिलेबस ज्यादा है बट स्ट्रक्चर अच्छा है. हर एक टॉपिक के बाद मोर और लेस उसके एप्लीकेशन दिए ही है. तो पहला एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ. पाथ बोला है ना, ट्रैक बोला है, एक ही बात है. तो पहला एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो पहले समझ लेते हैं. द आइडिया हियर इज, गाड़ी चलाते चलाते, मैं फिलहाल सिटी के अंदर की बात करूंगा, हाईवेज पे बाद में जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर रोड का चेंज होता है. वो अगला टॉपिक है जिसको आप बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड्स. सिटी के अंदर क्लास के बाहर ही एक टर्न है. क्लास के बाहर ही जाओगे तो एक टर्न है. तो इफ यू आर मूविंग ऑन अ रोड, रोड पे मूव होते होते एक टर्न आ गया. अब टर्न आ गया तो टर्न इज नथिंग बट कर्व. सो इट इज अ कर्वेचर. मतलब इट इज पार्ट ऑफ सर्कल. मतलब जो गाड़ी अब तक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था, अब वो आ गया कर्वेचर पे. कर्वेचर पे आना मतलब सर्कुलर मोशन का पार्ट बनना. तो सर्कुलर मोशन का पार्ट बनना तो नेसेसरी फोर्स होना चाहिए सेंट्रीपिटल. ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं इसको सी से डिनोट करता हूँ. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड. मतलब क्या? वो जो टर्न आया, आर्क ऑफ सर्कल. तो ये टर्न कैसा है? आर्क ऑफ सर्कल. तो हर एक आर्क का क्या होता है? सेंटर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर क्यों बोलते हैं इसको?
सिंपल सा आइडिया है, मैंने शायद ये रे ऑप्टिक्स में बताया था आपको। ये पूरा सर्कल है, उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल पूरा हो ही नहीं रहा, सर्कल पूरा नहीं हुआ, तो सिर्फ एक कर्व है आपके पास, तो क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही रोड पे टर्न आया, टर्न टर्न, तो ये क्या बन गया? कर्व, कर्व मतलब आर्क। तो कर्व का क्या होगा? सेंटर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रोड है उसका सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस। तो ये क्या आ गया? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ सर्कल नहीं, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रोड का। किसका? रोड का। तो आइडिया इज दिस, ये रोड था जिसपे गाड़ी सीधा आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही टर्न आया, जैसे ही टर्न आया, नाउ द व्हीकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ। तो मोशन कौन सा बन गया? और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? अगर नहीं रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा, तो पता है क्या होगा? ये सीधा ऐसा जाएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स गया, रोड से स्किड। और होता भी है, अगर रेसिंग वेसिंग देखते हो तो बहुत बार ऐसा होता भी है। वो क्यों होता है, वो आएंगे उस पे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब व्हीकल शुड नॉट गो आउट टेंजेंशियली, तो नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। हर एक फोर्स का क्या होता है? सोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? फ्रिक्शन, दैट इज द ओनली थिंग, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड, टायर एंड रोड सरफेस। वेरी गुड। तो द स्टोरी इज, हमारे पास एक गाड़ी है, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। एग्जाम में लिखना कैसे वो भी सीखना पड़ेगा, और वो अगेन टू से रटना बंद करना पड़ेगा। इफ यू स्टार्ट मेमोराइजिंग यू लूज द फील ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भूल जाओगे रटने के पीछे। जो दिखता है वो लिखना है। क्या है ये? कर्वेचर है, इस पे क्या मूव हो रहा है? गाड़ी, गाड़ी का मास होगा, यस। कुछ स्पीड होगा, यस। तो कंसीडर अ व्हीकल of mass m moving with, moving with speed, moving with speed v on a, on a कर्व तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ ट्रैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा विथ रेडियस r, विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था? r, राइट। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं इसको? इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हो वर्टिकल। रोड वर्टिकल है क्या? रोड क्या है? हाँ, तो फिर हमने क्या लिखा? हॉरिजॉन्टल। फिर मैंने इसको ऐसा कर्व ट्रैक क्यों बोला? क्योंकि क्या है वहां पे? कर्व। टर्न आया तो टर्न पे क्या बन गया? कर्व। तो कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v on a horizontal curved track with radius of curvature r. Since the curve path is part of circle, since the curved path is part of circle, which force is required? Centripetal force, centripetal force is required. क्यों required? Is required to take, क्या लेना है तुमको? is required to take turn safely, right? सेफ टर्न लेना है, नहीं तो गए। फिर आई डोंट नो अगले दिन क्लास पे आओगे कि नहीं आओगे, मेरा भी लॉस होगा उसमें। एनीवेज, नॉट फॉर योर सेल्फ बट टू अवॉइड माई लॉस, टेक सेफ टर्न। यहाँ तक क्लियर? पक्का। इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी बताना पड़ेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हुआ तो टेंजेंशियली थ्रोन ऑफ। सो इन एब्सेंस ऑफ, in absence of centripetal force, in absence of centripetal force, the vehicle
द व्हीकल विल बी थ्रोन ऑफ टेंजेंशियली, will be thrown off tangentially. अब ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, अनलेस तुम बहुत ज्यादा स्पीड पे मूव हो रहे हो, तब तक ये नहीं होता है, तब तक यू कैन टेक सेफ टर्न। और सेफ टर्न क्यों ले पाए? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। so the necessary force of friction, sorry, the necessary centripetal force, the necessary centripetal force is provided by, is provided by force of force of फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक क्यों बताता हूँ? तो बोलोगे गाड़ी तो मूव हो रहा है, फिर स्टैटिक कहाँ से आ गया? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता ही है, गाड़ी मूव हो रहा है ना, तो स्टैटिक कहाँ से आ गया? द आइडिया हियर इज, गाड़ी स्ट्रेट जा रहा था, टर्न आया, उसको कर्वेचर पे रहना है, उसको रोड के अंदर या बाहर नहीं जाना है। मतलब उसको, गाड़ी को इधर भी नहीं आना है, उधर भी नहीं जाना है, उसको कहाँ रहना है? इस कर्व पे रहना है, बराबर। तो स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? तुमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ सुना है? ये वर्ड 11 में था। जब तक बॉडी मूव नहीं होता तब तक क्या बोलते हो? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अनलेस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मूविंग है, लेकिन मूविंग अलोंग कर्व है। आउटसाइड या इनसाइड मूविंग है क्या? आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? एग्जैक्टली, आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, तो कौन सा फोर्स चाहिए? किसने प्रोवाइड किया? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। अगर अगर व्हीकल बाहर की तरफ जाने लगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या वहां पे? नहीं। अंदर की तरफ आने लगा तो है क्या? तो ये वर्ड भूलना मत। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी मूविंग नहीं है, गाड़ी इज मूविंग, द व्हीकल इज मूविंग अलोंग कर्व। वो रोड के नीचे नहीं आ रहा, रोड से बाहर नहीं जा रहा। इमेजिन करो, ये टर्न पे तुम गाड़ी चला रहे हो, तो तुम टर्न लेते हो ना प्रॉपरली, कि वो वॉल कंपाउंड में ठोक देते हो अंदर? नहीं, नहीं ना। तो थोड़ा ऐसा ज्यादा इमेजिन मत करो, ठोक दिया फिर हाथ फ्रैक्चर, पाव फ्रैक्चर, नॉट दैट। जस्ट टू इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिनेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे इसके बाद वापस आएगा इमीडिएट नेक्स्ट टॉपिक में। तो दैट इज द आइडिया आई एम टेलिंग यू। कर्वेचर पे मेंटेन करना है मोशन, कर्वेचर से ना बाहर जाना है ना कर्वेचर के अंदर जाना है। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। तो उसको एफ एस से डिनोट करेंगे। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एम बी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू व्हाट इज एन नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg। याद है, नॉर्मल रिएक्शन को हम एपरेंट वेट भी बोलते हैं, mg को हम रियल वेट बोलते हैं। तुम बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज mg एक्शन ऑन द बेंच, और बेंच ने क्या कर दिया? और वो रिएक्शन नॉर्मल है, किसको नॉर्मल है? बेंच को। तो नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg। तो ये पता होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। तो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you can write down mv square by r इक्वल टू म्यू एस mg। m और m कैंसल हो गया, तो v स्क्वायर आपको मिल गया म्यू एस आर जी। तो v मिल गया अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसको आप बोलते हो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड या फिर मोस्ट सेफ स्पीड। बुक टू बुक वेरी करता है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऐसा लिखा होगा, लिखा है कहीं तो लिखा है, नोट्स मैंने ही बनाए तो मुझे पता है ना? लिखा है ना मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, यस। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड भी बोला है इसको। तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड और मोस्ट सेफ स्पीड। दिस is known as, this speed is known as most, क्या बोला है इसको? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। ठीक है, चलो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड।
मोस्ट सेफ बाद में आएगा, फिलहाल मैक्सिमम पॉसिबल की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। सो आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल। टर्न पे, स्ट्रेट पाथ पे नहीं, कहां पे? टर्न पे। टर्न पे जब व्हीकल आया तो कौन सा फोर्स चाहिए था? सेंट्रीपिटल। किसने प्रोवाइड कर दिया? mv² बाई आर, वेर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? रोड का, सर्कुलर ट्रैक का, इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन क्या है? कैंसल कैंसल, तो v² इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको क्या बोलोगे? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। आपने अगर नोटिस किया होगा तो कंप्लीटली यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? रोड बन गया, बन गया, तुम रेडियस तो चेंज नहीं कर सकते ना। रोड बन गया तो बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फिक्स। अब बोलोगे मेरे को फास्ट चलाना है, जाओ महानगर पालिका में या रिक्वायर जो भी डिपार्टमेंट है उसको बोलो मेरे को गाड़ी फास्ट चलानी है, रोड का रेडियस बढ़ाओ। बढ़ता है क्या? नहीं। जी बढ़ता है अनलेस यू चेंज प्लैनेट। तुम और से मार्स पे रहने गए तो अलग चीज, पर नॉर्मली तो इन दिस लाइफ यू विल नॉट गो। तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। मतलब तुम किसके भरोसे हो? म्यू एस। व्हाट इज म्यू एस? कोएफिशिएंट ऑफ वेरी रिस्की। वेरी रिस्की क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता, ये बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, कंडीशन ऑफ द टायर्स ऑफ योर व्हीकल। गाड़ी के टायर स्मूथ हो जाते हैं चलाते चलाते। दैट इज वाई दे एडवाइज, कार के टायर के लिए बोलता है कि हर 1 लाख किलोमीटर के बाद चेंज करो। टू व्हीलर के लिए बोलता है हर 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करो। हम लोग करते नहीं है। करते हैं नहीं, राइट? तो टायर अगर स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया तो इट इज मोस्ट पॉसिबली यू विल थ्रोन ऑफ टेंजेंशियली। रिस्की है। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड रहना इज वेरी रिस्की। सिर्फ टायर के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, रोड के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर्चुनेटली हमको दिक्कत नहीं है, रोड है ही नहीं, सब खड्डे ही है इधर। नॉट एन इशू, वी आर सेफ। बट देयर इज वन मोर थिंग। चलो रोड भी अच्छा है मान लो, गाड़ी का टायर भी ठीक ठाक है मान लो, बारिश के दिन में द रोड इज वेट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, दैट इज अगेन रिस्की। तो फ्रिक्शन कम हो गया तो फिर जिस स्पीड से आपको टर्न लेना है, मे बी दैट स्पीड इज मोर देन मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, तो गाड़ी स्किड हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई यू शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन म्यू एस। वैसे म्यू एस क्या है मैं मेंशन कर देता हूं, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बाकी सब थ्योरी में यहाँ लिख नहीं सकता, वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट। सिर्फ अभी इतना पता होना चाहिए कि दिस मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड डिपेंड्स only on coefficient of static friction and that is not good. Depending only on mu s ये रिस्की है, because it depends टायर कितना पुराना है। रोड, कंक्रीट रोड में ज्यादा फ्रिक्शन होता है कंपेयर टू डामर, राइट? उस पर भी डिपेंड करेगा कौन से सीजन में हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। बारिश में अगर पानी है वहां पे तो अगेन स्किड हो सकता है। देन देयर इज अ सॉल्यूशन। अब बोलोगे फिर ठीक है फ्रिक्शन बढ़ा दो रोड का, बढ़ाओ फ्रिक्शन, लेकिन जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा उतना टायर का वेयर एंड टियर होता है, मतलब टायर खराब जल्दी होता है फिर, तो यू हैव टू फ्रिक्वेंटली चेंज टायर्स। चलो सिटी लिमिट्स के अंदर ठीक, लेकिन सिटी के बाहर हाईवेज पे जहां पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गाड़ी चलती है, देयर इट इज नॉट गुड टू डिपेंड ओनली ऑन म्यू एस। वहां पे बहुत रिस्की है। तो उसका सॉल्यूशन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अगला जो टॉपिक है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। यहाँ पे क्या लिखा आपने? व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब अगला टॉपिक है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड रोड मतलब क्या समझते हैं, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन नंबर 2, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड।
तो पहले मैं बैंकिंग क्या होता है वो बता देता हूं। जो ऐसा है, इमेजिन दिस इज अ रोड, और ये हाईवेज पे होता है नॉर्मली, सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। हाईवेज पे यू मे हैव एक्सपीरियंस, और अभी कम से कम इसके बाद कहीं ट्रेवल करोगे तो याद रहेगा। जब टर्न आया, टर्न आया, तो सिटी के अंदर हमने रोड्स को कैसा रखा, हॉरिजॉन्टल। ये अंदर का साइड है रोड का, इनर एज, ये बाहर का साइड है, आउटर एज। हाईवे पे क्या करते हैं, हाईवे पे जैसे ही टर्न आया ना, आउटर एज को ऊपर उठा लेते हैं। आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज। सिटी के अंदर नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन हाईवे पे जब जाओगे, जब टर्न आएगा, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से देखोगे तो यू विल फील कि रोड का जो बाहर का साइड है वो थोड़ा ऊपर उठाया है, स्लाइटली इट इज लिफ्टेड। So the process of raising the outer edge of the road with respect to its inner edge is known as banking of roads. बैंकिंग से क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन पहले बैंकिंग डिफाइन कर लेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब, बताओ कैसे डिफाइन करोगे। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज is known as banking of road. The process of raising the outer edge। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इमेजिन ये हॉरिजॉन्टल रोड था, सामने से देख रहे हो आप। जैसे ही टर्न आया, हमने क्या किया, आउटर एज को क्या किया, ऊपर उठा दिया। ये आउटर एज था, इसको उठा दिया ऊपर। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड with respect to its inner edge is known as banking of roads, is known as banking of road। ये जो रोड का सरफेस है, क्योंकि तुमने आउटर एज को ऊपर उठा लिया, तो इसने एक एंगल बनाया थीटा, इसको बोलोगे एंगल ऑफ बैंकिंग। द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ रोड, सरफेस ऑफ बैंक्ड रोड with horizontal is known as angle of banking। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग, डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड। तो दैट इज वाई एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, सो सिंपल। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, दिक्कत क्या है समझ में आएगा, प्रॉब्लम समझ में आएगा तो सोल्यूशन समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या था, टर्न पे अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज रिस्की, हाईली रिस्की। हमको म्यूएस का डिपेंडेंस खत्म करना है, तो कैसे करेंगे अब। एज अ सिटीजन हम तो नहीं सुनते ना, बार बार वो बोलते रहते हैं स्पीड कम करो, नहीं, फिर बोलते हैं टायर टाइम पे चेंज करो, वो भी नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर बोले ठीक है तुम मत करो हम ही करते। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो क्या करता है, वो बैंकिंग करता है। बैंकिंग मतलब क्या करता है, आउटर एज को थोड़ा सा उठा लिया ऊपर। रेसिंग का भी देखो, घर पे जाके यूट्यूब पे देख लो, फॉर्मूला 1, वहां पे 2-3 मिनट के क्लिप के अंदर दिख जाएगा, टर्न पे एकदम से ही रोड ऐसा ऊपर उठा लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इज नोन एज बैंकिंग। और एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब द एंगल मेड बाय, किसने बनाया एंगल, बैंक, सरफेस ऑफ बैंक रोड में विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द एंगल मेड बाय बाय by the surface of bank road, by the surface of bank road with respect to horizontal is known as angle of banking, angle of banking। और इसके जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, सेम इक्वेशन आगे और एक टॉपिक में आएगा। वहां पे ना रोड है ना गाड़ी है, वहां पे पेंडुलम है, पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम है,
वहां पे एक रस्सी के नीचे बॉल लगा के रखा है, यहाँ पे एक रोड पे गाड़ी है, लेकिन इक्वेशन सेम बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों मोशन कौन से है? सर्कुलर मोशन। कौन से? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो याद रखना, जो इक्वेशन यहाँ डिराइव करोगे वो इक्वेशन सेम वहां आएगा, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, वहां पे एंगल कुछ और है जिसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन रिमेंबर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज है कि एक फॉर्मूला में दो काम हो गए, कॉनिकल पेंडुलम का भी हो गया और बैंकिंग ऑफ रोड का भी हो गया। डिसएडवांटेज है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन का केस ही नहीं है। ये रोड है, रोड पे गाड़ी चलती है, पेंडुलम रोड पे नहीं चलता। देखा है भाई? नहीं, नहीं देखा ना, नहीं देखोगे भी नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट यू विल नेवर सी। पेंडुलम इज वॉकिंग ऑन रोड, नो। यहाँ तक क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द एडवांटेज। तो रोड को सिर्फ ऊपर उठाने से क्या हुआ? मैंने आपसे पहले पूछा कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बैंकिंग करने से क्या हुआ? तो लेट अस सी क्या हुआ बैंकिंग करने से। तो इमेजिन इमेजिन वी हैव अ व्हीकल। ये व्हीकल है, मान लो बस है, और ये बस कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। रोड रोड बाहर की तरफ है, तुम सामने से देख रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। थोड़ा सा सिर्फ समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ, वो इमेजिन नहीं किया तो फिर कंपोनेंट नहीं समझ में आएंगे। ये नीचे ही टर्न है, बराबर। तुम टर्न लेके ही खड़े हो, सामने से बस आया, तो तुमको बस का क्या दिखता है? फ्रंट। तो ये बस का फ्रंट फेस, बराबर। तो बस सामने की तरफ, मतलब इस बोर्ड में से बाहर आ रहा है। कहाँ जा रहा है ये? बाहर। ये 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 पॉइंट ओ, ये कौन है? पॉइंट ऑफ बैंकिंग। पॉइंट ऑफ बैंकिंग मतलब इनर एज। और वो बाहर क्या है? तो डेफिनेटली बस को इनर एज पे नहीं जाना, बस को आउटर एज पे भी नहीं जाना। बस को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सामने, मतलब कहाँ पे? बाहर। वापिस इमेजिन करो, अब करके दिखाना पड़ेगा। सपोज आई एम बस, मैं सीधा जा रहा था, देन आई टेक अ टर्न, बराबर। मैं इधर गया क्या? मैं वहां गया, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ये बस कहाँ जा रहा है? कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिंग आउट। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं समझा तो गए, कंपोनेंट समझ में नहीं आएंगे आपको। क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट। पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ बैंकिंग, मतलब इनर एज है वो। पक्का क्लियर? अब फिलहाल मैं फ्रिक्शन की बात नहीं करूंगा, फ्रिक्शन बाद में। यू शुड नो weight mg is always vertically downwards towards the center of earth. तो weight mg is always vertically downwards। वो जानबूझ के मैंने लाइन एक्सटेंड किया है इंटेंशनली, ये mg है। और आपको पता होना चाहिए weight always acts as center of mass। तो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट होता है। ये ऊपर का पार्ट सिर्फ जानबूझ के मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे काम में आएगा वो। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब व्हीकल किसके साथ कांटेक्ट में है? रोड के साथ। कौन से रोड के साथ? बैंक रोड के साथ। तो इसको नॉर्मल, इसको नॉर्मल मतलब इसको परपेंडिकुलर। तो ये किसका डायरेक्शन आ गया? नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे है? राइट? क्लियर? पहले आपने क्या बोला? एन इक्वल टू, ऐसा आपने क्यों बोला था? उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस हो और उस पर अगर एक ऑब्जेक्ट हो, if you have an object kept on horizontal surface, तो इस केस में होता क्या है? यू शुड नो दिस। 11 में किया था ना ये? नहीं? अरे ग्रेविटेशन में तो बताया था ये। वेयर इज एमजी? वर्टिकली। वेयर इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस इन, मतलब कहाँ पे? तो ये कौन है और ये कौन है? तो आप क्या लिखते हो? एन इक्वल टू। अब मुझे बताओ, इस केस में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। वेरी गुड, क्योंकि दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। तो जब ऐसा हो तो वेक्टर्स, कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को दो टुकड़े में डिवाइड करो और चेक करो कौन mg को बैलेंस कर रहा है। तो आप कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
एक काम करेंगे, इसको लाइन नंबर 1 बोल देंगे, इसको लाइन नंबर 2 बोल देंगे, इसको लाइन नंबर 3 बोल देंगे, और इसको बोल देंगे लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 1 और 2 में एंगल कितना कितना है? अगर लाइन 1 और 2 में एंगल थीटा है, लाइन नंबर 3 कौन सी लाइन को परपेंडिकुलर है? 1 को। और 4 किसको परपेंडिकुलर है? तो अगर लाइन 1 और 2 में एंगल थीटा है, तो इन दोनों लाइंस को, जो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे 1 और 2 को, कौन परपेंडिकुलर है? 3 एंड इन दोनों में भी एंगल कितना होता है? थीटा। ये ज्योमेट्री, स्कूल ज्योमेट्री, दिस इज आल्सो थीटा। तो इफ टू लाइंस are inclined to each other at angle theta, then the perpendiculars drawn to these two lines are also at angle theta. So that is the idea. तो ये लाइन नंबर मैं हटा देता हूँ, हमारे काम की चीज थी जस्ट टू नो कि ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा है। वेरी गुड। किसी भी वेक्टर के कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? कॉस एंड कॉस कंपोनेंट। ये नॉर्मली, चलो ठीक है छोड़ दो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? खत्म खत्म खत्म। एडजेसेंट साइड। अपॉन नहीं सुनना मेरे को, एडजेसेंट साइड। एंगल को लग के जो होता है वो कौन होता है? तो एंगल को लग के ये कौन आ जाएगा? एन कॉस। और कॉस को परपेंडिकुलर कौन होता है? साइन। तो यहां पे आ जाएगा एन साइन, ये आ जाएगा एन साइन थीटा। यहां तक क्लियर? गुड। तो the forces acting on the forces acting on a vehicle on a banked road are: number 1 weight mg, which is vertically downwards, number 2 normal reaction n। और इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन n कैन बी डिवाइडेड इनटू, split up into n cos theta and n sin theta। वेरी गुड। तो n cos theta क्या कर रहा है? mg को बैलेंस, राइट। फिर n sin क्या कर रहा है? कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हो? ये क्या था? गाड़ी था। गाड़ी कहाँ था? टर्न पे था। टर्न पे था ना? तो टर्न मतलब पार्ट ऑफ सर्कल। तो कौन सा फोर्स चाहिए? तो फिर एन साइन कहाँ पॉइंट कर रहा है? किसके सेंटर पे? रोड, मतलब कर्वेचर। तो ये जो तुमने कर्वेचर ड्रॉ किया था, उसका जो सेंटर है यहाँ पे कौन पॉइंट कर रहा है? तो सेंटर की तरफ जो फोर्स हो वो कौन सा होता है? तो एन साइन थीटा ने क्या प्रोवाइड कर दिया? एन कॉस ने क्या किया? किसको बैलेंस किया? तो एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी। Therefore, you can write down n cos theta equal to mg, equation number 1, and n sin theta provides necessary centripetal force, तो n sin theta equal to क्या लिखना चाहिए? mv square by r, where r is radius of curvature। अब इसके आगे 3 टॉपिक में प्रोसेस सेम है। फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, 2 इक्वेशन बनाने हैं। एक फोर्स एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, दोनों को डिवाइड करना है। अगले 3 टॉपिक में सेम ही काम करना है। फोर्स के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक काम करेगा, यहाँ पे एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा, एन साइन थीटा क्या करेगा? सेंटीमीटर फोर्स। डिवाइड करो, साइन को कॉस से डिवाइड करो, तो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल टू mv square by r upon mg। nn mm
तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो वी इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। इसको मोस्ट सेफ क्यों बोला? पहले मैक्सिमम पॉसिबल बोला, अब बोला है मोस्ट सेफ। मैक्सिमम पॉसिबल क्यों बोला था? फ्रिक्शन पे डिपेंड करता था। मैक्सिमम पॉसिबल क्यों बोला था? क्योंकि वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, विच इज रिस्की केस। इसको मोस्ट सेफ क्यों बोला है? तुमने फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं किया। मतलब गाड़ी का टायर और रोड सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी तुम सेफली टर्न ले सकते हो। ये क्यों हुआ? जस्ट बाय बैंकिंग। सिर्फ रोड के आउटर सरफेस को ऊपर उठाने से, गुड रिंगटोन पर साइलेंट कर दो। सिर्फ रोड के सरफेस को ऊपर रेस करने से वो टेंशन ही खत्म हो गया। कौन सा टेंशन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है नहीं है, यू कैन टेक सेफ स्पीड, मतलब सेफ टर्न विथ सम स्पीड। तो मोस्ट सेफ स्पीड ओनली बाय रेजिंग आउटर एज। कंपोनेंट्स चेंज हो गए। n is no more balancing mg, but n cos theta is balancing mg and n sin theta is providing। पूरे इक्वेशन में, पूरे डेरिवेशन में कहीं पे भी तुमने अब तक फ्रिक्शन की बात ही नहीं की। मतलब हमने यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया। तो फ्रिक्शन नहीं भी रहा, इवन इन दैट केस यू कैन टेक टर्न सेफली। इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। और कभी कभी आपको एंगल ऑफ बैंकिंग भी पूछ लेंगे। तो एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर? वी स्क्वायर बाय आर जी। तो व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। तो आप एंगल ऑफ बैंकिंग भी फाइंड कर सकते हो। और मैं यही इक्वेशन की बात कर रहा था। ये इक्वेशन आप वापस एक बार देखोगे कोनिकल पेंडुलम में। वहां पे गाड़ी नहीं है, वहां पे रोड नहीं है, कोई बैंकिंग नहीं है, वहां पे पेंडुलम है, और वहां पे सेम इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन सेम बनेगा, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, राइट? तो अब ऑफ कोर्स कल मैं इसको रिपीट करूंगा एक बार, लेकिन योर ड्यूटी इज टू रिवाइज। दैट्स इट फॉर टुडे।